सर आप लोग फानी में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे केमिस्ट्री फॉर यूपी कैडेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन की जो सीरीज आपकी चल रही केमिस्ट्री की, जो कि यूपी कैडेट के लिए आपका है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो उसका जो है आज पार्ट 5 देखने वाले हैं। इससे पहले आपने अगर पार्ट 4 नहीं देखा तो उसको जाके देखें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटें। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन रहा है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से विरंजक चूर्ण क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लीचिंग पाउडर? विरंजक चूर्ण की बात की जा रही है, ब्लीचिंग पाउडर की बात की जा रही है। तो पहला काम आपको करना है, विरंजक चूर्ण का जो है फार्मूला आपको याद रखना है। इसका यूज कहाँ पे? तो मतलब सारी चीज़ें, मतलब नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि चीज़ें भाई कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, जो बेसिक सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण क्या है, तो इसके अगर राइट आंसर की बात किया तो विरंजक चूर्ण क्या है? कंपाउंड है, यौगिक है। ध्यान रखिएगा। अगर आपको विरंजक चूर्ण का फार्मूला पता है तो उसको जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर अधिक होता है तो उन्हें किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? When the difference in boiling points of the two liquids is large, by which method then can be separated? लार्ज आर कह सकते हैं, यार मोर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दो द्रव क्वथनांकों की बात की जा रही है, यानी जो बॉइलिंग पॉइंट्स है उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो उनको किस विधि के द्वारा जो है अलग किया जा सकता है? तो इनको जो है डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, आशवन विधि के द्वारा क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। इस चीज़ का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनिक अवस्था में रहते हैं क्या कहलाते हैं? द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट एटम्स आर इन द आयोनिक स्टेट एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा स्टेट। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, अशुद्धि मिलाने पर पदार्थ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस व्हेन द इम्प्योरिटी इज एडेड? तो अशुद्धि मिलाने पर जो है पदार्थ के गलनांक पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गलनांक जो है उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गलनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। जैसे कि आप है क्या कि बर्फ़ जो होता है उसमें अगर हम नमक को मिला देते हैं, यानी सोडियम क्लोराइड को मिला देते हैं, तो उसका क्या हो जाता है? गलनांक बढ़ जाता है। तो जो है टेम्परेचर से अपने जो है जिस पर वो गलना शुरू होता है उससे थोड़ा सा और टेम्परेचर जो उसका बढ़ जाता है, गलने का जो है उसका जो एक दायरा होता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो उसकी दर होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बर्फ को गलने से बचाने के लिए उनमें कौन सी अशुद्धि मिलाई जाती है? विच इम्प्योरिटी इज एडेड टू दी प्रिवेंट आइस फ्रॉम मेल्टिंग? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया है वहाँ पे एग्जांपल के तौर पर। तो वही आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सीयर, यानी सोडियम क्लोराइड की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? नमक की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? व्हाट मटेरियल आर फ्यूज वायर्स मेड ऑफ? तो यहाँ पे किसके किसकी बात की जा रही है? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यस एन। अब तो ठीक है, टीन हो गया। यहाँ पे टी एन की जगह आपका पी भी होना चाहिए, यानी प्लम्बम की बात की जा रही है, शीशे की बात की जा रही है, शीशा होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर तब बनेगा आपका यस एन प्लस आपका क्या होना चाहिए? पी भी होना चाहिए। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे टी एन नहीं रहेगा, उसके जगह हम क्या लिख रहे हैं? पी भी लिख रहे हैं, यानी शीशा। सी यू प्लस ए एल की बात की जाए तो ये भाई क्या है? इसकी अगर बात की जाएगी तो ये क्या आपका देखने को मिल रहा है? तो सी यू प्लस ए एल जो होता है, इसके जो मिश्रण होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड। आजकल जो देखते हैं कि महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं उसी को क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड कहा जाता है। आजकल जो महिलाएं आभूषण पहनती हैं उसको क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड का। जिसमें किसकी मात्रा होती है भाई? कापर और एल्युमिनियम, जिसमें कापर आपका 90% होता है और एल्युमिनियम आपका क्या 10% हो जाता है। तो इस सोने के जैसा दिखता है उसी को क्या कहते हैं? रोल्ड गोल्ड कहते हैं। आजकल इसके आभूषण काफ़ी मात्रा में जो है देखने को आपको मिल जाएंगे। अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड व्हेन इम्प्योरिटी आर एडेड?
अभी आपने गलनांक का देखा था पहला क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, क्वथनांक की बात की जा रही है। तो क्वथनांक पे भाई क्या असर पड़ेगा, तो अशुद्धि मिलाने पर द्रव के जो क्वथनांक होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्या कहते हैं कि जो यहाँ पे दाब बढ़ाने पर, ठीक है, दाब बढ़ाने पर जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर जो है क्वथनांक क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यानी प्रेशर अगर इंक्रीज हम करते हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, क्वथनांक भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कुछ वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ, अगर नमक आपसे बोल देगा तो ध्यान रखिएगा, अगर नमक यहाँ पे मिलाया जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। यानी अगर आपका 100 पे जो है कोई चीज़ उबल रही या तली जा रही तो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका 90 पर ही या 80 पर ही वो क्या हो जाएगा, उबलने लगेगा, तलने लगेगा। अगर मान लीजिए जल आपका जो है 60% पे मान लीजिए उबलने लगा 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तो यही चीज़ आपका क्या होगा कि भाई जो है वो अब क्या होगा कि 45 से लेकर 30 के बीच में वो जो है बॉईल होने लगेगा। ठीक है, इसीलिए जो है मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट मैं इसी पे कह रहा हूँ कि उबलता है, नहीं, कुछ चीज़ मतलब आपको बस समझना है कि 10 से 15% का वहाँ पे जो है इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है, व्हाट इज द चेंज ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड कॉल्ड। तो किसी गैस का द्रव में जो परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। ध्यान रखिए, क्या कहलाता है, संघनन, कंडेंसन। नेक्स्ट वन है, कौन एक अस्थायी कण है, विच इज द टेम्पोररी पार्टिकल। तो इसमें अगर अस्थायी कण की बात की जाएगी तो अस्थायी कण कौन सा है, तो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। अब यहाँ पे न्यूट्रॉन हो गया, ध्यान रखिएगा, जो कि आपका कहाँ होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है कहाँ पे होते हैं, नाभिक के अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी नाभिक में पाए जाते हैं। तो कभी भी आपसे अगर पूछे कि किसी भी तत्व के जो है यहाँ पे नाभिक में कौन कौन से यहाँ पे एलिमेंट पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कौन कौन यहाँ पे पाए जाएंगे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे, दो कण पाए जाएंगे, कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यहाँ पे नाभिक में। और यहाँ पे न्यूक्लियॉन कहा जाता है किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है उनको क्या कहा जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है संयुक्त, तो उनको क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन क्या होता है भाई, आवेश रहित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है कि किसी भी कण के जो है बाहरी कक्षा में वो भ्रमण करता है। इस प्रकार से जो आपकी अगर नाभिक है तो नाभिक में क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गए, तो इधर बाहर जो आपका कौन टहलेगा, इलेक्ट्रॉन टहलेगा। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है, विच वेस्ट डिटरमिन्स द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो यहाँ पे 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का राइट आंसर है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को सबसे सही कौन निर्धारित करता है, प्रोटॉन। ध्यान रखिए, प्रोटॉन क्या होता है, अनचेंज होता है, वो परिवर्तित नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी बदल सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल सकती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, एक जैसी ही रहती है। तो प्रोटॉन जो है किसी भी यहाँ पे परमाणु क्रमांक को क्या करता है, सही निर्धारित करता है, सही और डिफाइन करता है कि भाई क्या है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉम्स डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। अभी जस्ट आपको आगे बताया गया है कि नाभिक में जो है क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा एलिमेंट है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके भाई क्या होता है कि नाभिक में ही, यानी न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन ही नहीं पाया जाता है, तो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। इसके नाभिक में जो क्या केवल पाया जाएगा, केवल प्रोटॉन पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो उसको जो ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी किरणों की प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियन कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्कैटरिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रेज। तो अल्फा, बीटा, गामा, और यहाँ पे जो है आपका दिख रहा है ओम का साइन दिए रखा है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो कौन सी किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जाता है, तो किसके यहाँ पर प्रभाव के कारण किया जाता है आकलन,
तो जो है आपका क्या होती है, अल्फा किरणें। ध्यान रखिएगा, अल्फा किरणों के कारण। अल्फा किरणों से हम क्या डिनोट करते हैं कि यहाँ पे नाभिक के आकार की बात यहाँ पे की जाती है। यानी फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटॉन की ऊर्जा, ई से इसको डिनोट किया गया, संवेग टी से इसको डिनोट किया गया तथा वेग सी से डिनोट किया गया, में सही संबंध क्या है। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द एनर्जी ई, मोमेंटम पी एंड वेलोसिटी सी ऑफ अ फोटोन। तो यहाँ पे इनके बीच जो रिलेशन सही बनने वाला है वो कौन सा रिलेशन बनेगा, वो देखिए रिलेशन आपका क्या बनेगा, P इक्वल टू ई अपॉन सी बनेगा। यानी डी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, P इक्वल टू ई अपॉन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट वन, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है। व्हाट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण की अगर बात की जाए तो कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो किसी भी तत्व के जो है रासायनिक गुण वहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है, उसके द्वारा तय किए जाते हैं कि उसके जो गुण होंगे वो कैसे होंगे, क्षारीय होंगे, अम्लीय होंगे, वेस्ट होंगे, कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, वही आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तय करता है। उसमें भी आपका इलेक्ट्रॉनों में कौन से इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी बात की जा रही है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, उनकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। एन एटॉम हैज़ 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन एंड 10 न्यूट्रॉन्स, व्हाट विल बी द इट्स मास नंबर। तो आपको मास अगर फाइंड आउट करना होता है, यानी द्रव्यमान अगर आपको निकालना होता है, तो आप क्या करते हैं, जो प्रोटॉन की संख्या होती है प्लस न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या, जेड की इक्वल टू हो जाती है। तो प्रोटॉन आपका कितना दे रहा है, 9 दे रखा है, न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, तो आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अगर 19 की बात करेंगे तो कौन है, पोटेशियम है, के आपका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यानी उसकी जो द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे सॉरी पोटेशियम नहीं रहेगा, ये तो आपका द्रव्यमान संख्या केवल दे रखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो एटॉमिक यानी परमाणु संख्या होती है तब आपका क्या होता है, अगर ये परमाणु संख्या होती तब आपका होता है, ध्यान रखिएगा। अगर परमाणु संख्या 19 होता तब एक के होता। यहाँ पे जबकि ये क्या दे रखा है, मास दे रखा है, द्रव्यमान संख्या दे रखा है, इसलिए क्या है ये जो आपका यहाँ पे के का नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक के आपका परमाणु संख्या रहता तब आपका एक के होगा। यानी जो पोटेशियम होता है वो चौथे नंबर पे होता है, 19वें नंबर पे होता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी 19 यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट वन, यदि परमाणु की, यहाँ पे परमाणु की बात की जाएगी, परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। यहाँ पे देखिए परमाणु दिखा है, यहाँ पे एटॉमिक हो जाएगा, एटॉम, ठीक है, एटम थर्ड ऑर्बिट, यहाँ पे एटॉम हो जाएगा, ठीक है। एटम थर्ड ऑर्बिट इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इट कैन हैव। कह रहा है कि यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो आपको पहला पता है कि फार्मूला जो है, जो अधिकतम किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है, तो 2n²। आप अगर पहली कक्षा की बात करेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे पहली कक्षा के लिए, 2 रखेंगे दूसरी कक्षा के लिए, 3 रखेंगे तीसरी के लिए, 4 रखेंगे चौथी के लिए। तो अगर आप 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर किया कितना हुआ, 2 × 1, यानी भाई आपका फर्स्ट वाला जो होता है उसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आप अगर बढ़ेंगे दूसरे की तरफ, n बराबर आपने क्या रखा, 2 रखा, तो आप क्या रखेंगे, 2 × 2 की पावर 2, 2 × 4 = 8। ये आपका किस में है, ये सेकेंड, ये आपका दूसरा जो कक्षा है, यानी सेकेंड ऑर्बिटल की बात की जा रही है। अगर थर्ड की बात करेंगे, n बराबर आप जैसे ही थर्ड रखेंगे तीसरी कक्षा के लिए की बात की जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, 2 × 3 का स्क्वायर = 2 × 9 = 18। ये आपका किसका, थर्ड के लिए है। अब अगर आप फोर्थ की बात करेंगे तो n बराबर क्या रखेंगे, फोर्थ रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फोर्थ ऑर्बिटल के लिए आपका किया जा रहा है, यानी चौथी कक्षा के लिए। तो आप क्या करेंगे, 2 × 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 × 16 = आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी चौथी कक्षा में कितने होते हैं, 32 होते हैं, तीसरी कक्षा में 18 होते हैं, दूसरी कक्षा में आपका 8 होते हैं, पहली कक्षा में 2 होते हैं। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर तीसरी कक्षा का पूछा था तो आपका क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यहाँ पे अगर चौथी पूछेगा आपका तो 32 हो जाएगा, और आपका तीसरी यहाँ पे दूसरी पूछेगा तो 8 हो जाएगा, और पहली पूछेगा तो 2 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कैसे निकालेंगे, 2n² से। प्रकृति में पाई जाने वाली आखिरी गैसों की संख्या कितनी है, हाउ मेनी इनर्ट गैसेस आर फाउंड इन नेचर। तो प्रकृति में जो गैसें पाई जाती है उनके आखिरी गैसों की संख्या कितनी है।
प्रकृति में जो गैसें पाई जाती हैं उनकी संख्या की अगर बात की जाएगी तो कितनी है? 6 है। ध्यान रखिएगा 6 है। कितनी है? 6 है। पहले की अगर बात की जाए तो पहले आपकी कौन आएगी? हीलियम। और उसके बाद दूसरी आपकी कौन है? नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है और जीनॉन है और आपका यहाँ पे रेडॉन है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, आर्यन रहेगा, ये रेडॉन आपका है। तो यहाँ पे आपका कितना होगा? 2 2 4 2 3 6 हो गया, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। रेडॉन जो है आपके वायुमंडल में नहीं पाई, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। जो हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर उसमें क्या होती है? नहीं पाई जाती है। वायुमंडल में क्या है? नहीं पाई जाती है। कौन? रेडॉन नहीं पाई जाती है। जीनॉन जो है सबसे भारी है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? हाउ मेनी कोर इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन अ सोडियम एटॉम? कोर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो कोर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता क्या? पहले इस चीज़ को समझिएगा। ये आपका न्यूक्लियस दिख रहा है। अब आपका यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, तो इसकी जो भाई अब यहाँ पे जो सेकेंड लेयर आपकी होगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। अब इसके जो बाहर वाली लेयर होगी वो कितना होगा? इसमें भी आपके कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो कोर की बात की जाए तो भाई जो आपका लास्ट वाला देखिए, अब यहाँ पे आपका सोडियम की बात की जा रही है तो सोडियम यानी की बात की जा रही है जिसमें जो कितने 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे कोर की जैसे ही बात करेगा तो अंदर वाले की बात करेगा। आप देखिए सोडियम जो है किसके जैसे हमेशा बनने की कोशिश करता है? वो नियॉन के जैसे रूप लेने की कोशिश करता है, जिसका जो नियॉन का जो यहाँ पे परमाणु स्ट्रक्चर कितना होता है? 2 8 होता है। इसके जैसा वो बनने के लिए क्या करता है? उसके जो बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कर देता है? वो छोड़ देता है, उसको त्याग देता है, दूसरे किसी को जो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसको क्या करता है? किसी को भाई दे देता है, भैया आप ले लो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि उसे जो है 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगना बड़ी बात है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देना सबसे आसान बात है। तो इसके जो अंदर की बात है इलेक्ट्रॉन की, तो अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है क्या जो रेड से आपको दिख रहे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन क्या है? इसके कोर इलेक्ट्रॉन कहे जाएंगे। बाहरी कक्षा के अलावा जितने भी अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? इसको छोड़ेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 10 ही तो बचेगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। एक चीज़ और समझिए, कोर से क्या है? कोर से जब भी समझना तो आपको क्या करना है? उसके ऊपर जैसे बैलेंस, जैसे कि अब N प्लस रहता है तो ये हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। अगर आपको कह देगी भाई Mg के कोर की संख्या यहाँ पे कितनी है, ठीक है, तो आपको Mg पहले समझना है कि मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम आपको क्या करना है? इसके ऊपर +2 बनाओ तुरंत। मैग्नीशियम आपने +2 बनाया मतलब इसके जो बाहरी कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा? 10 ही बचेगा। Al की अगर बात करेगा तो Al की क्या करेगा? +3 जो है आपको क्या करना है? बाहर कर देना है। तो क्या बचेगा? 10 ही बचेगा। इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। कोर यही होता है, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको छोड़ने के बाद जो बचते हैं वही क्या होते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया। कौन? अनिश्चितता का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हाइजेनबर्ग के द्वारा। इस चीज़ का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, हाइजेनबर्ग के द्वारा अनिश्चितता का सिद्धांत दिया गया। और मिल्टन के द्वारा जो क्या किया गया था भाई? मिल्टन ने जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है आपका कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 जो आपका यहाँ पे होता है। इसकी बात यहाँ पे 1.6 × 10⁻19 की बात की जा रही थी। जो है कौन खोजे थे? ये मिल्टन के द्वारा यहाँ पे खोजा गया था, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति किस पर निर्भर करती है? ऑन व्हाट डज द केमिकल नेचर ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड? तभी आपको इस क्वेश्चन को मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, तो आप इसको देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका? कनेक्टिव प्रोटॉन हो जाएगा, यानी संयोजी, सॉरी यहाँ पे संयोजी प्रोटॉन नहीं, यहाँ पे संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। राइट आंसर इसका ध्यान रखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन नहीं, कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन होगा। क्योंकि किसी रासायनिक तत्व की जो है प्रकृति के गुण को यहाँ पर कौन पहली बात डिसाइड करता है? तो इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन में कौन इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले से इलेक्ट्रॉन या कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन कुछ भी कह लीजिए, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? हु इज़ द डिस्कवर ऑफ न्यूट्रॉन्स? तो यहाँ पे बात की जाए न्यूट्रिनो को खोजकर्ता की बात की जाती है, कौन खोज किए थे भाई? इसकी
पाउली के द्वारा इसको खोजा गया था। ध्यान रखिएगा, पाउली के द्वारा इसकी खोज की गई थी, न्यूट्रिनो की खोज की गई थी। और मेसॉन की खोज की अगर बात की जाए तो मेसॉन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी, युकावा के द्वारा की गई थी। मेसॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, युकावा के द्वारा की गई थी। और गोल्डस्टीन ने किसकी खोज की थी, देखिए ईटा पर नाचे आपका काफ़ी फेमस, ईटा पर नाचे। तो इसमें जो ईटा होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। टा से आपका क्या हो जाएगा, टॉमसन या थॉमसन कह लीजिए, ठीक है, टॉमसन कहते हैं यहाँ पे ट्रिक बनाने के लिए। पर से आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाता है। किसको, रदरफोर्ड ने क्या किया, इसको खोजा था। नाचे से आपका क्या है, न्यूट्रॉन है। और इसकी खोज जो की गई थी किसके द्वारा, चैडविक के द्वारा की गई थी। अब इस चीज़ को देखें गोल्डस्टीन क्यों, गोल्डस्टीन ने क्या किया था भाई, जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने क्या किया था कि प्रोटॉन का जो है नामकरण किया था। रदरफोर्ड ने इसकी जो है क्या की थी, खोज की थी, लेकिन प्रोटॉन जो नाम दिया गया था किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, इसको धनात्मक किरणों के रूप में देखा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन एटॉम। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो देखिए कौन सा एक परमाणु का भाग, इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक, प्रोटॉन भी होता है, न्यूक्लियन में आपका क्या हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों आपके आते हैं, तो आपका ए भी आपका यहाँ पे क्या है, सही है। फोटोन जबकि आपका क्या होता है, ये परमाणु का भाग नहीं, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन विद द फिक्स्ड एनर्जी रिवॉल्व। 23rd के राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या कहा जाएगा, निश्चित ऊर्जा वाले जो इलेक्ट्रॉन होता है जिन कक्षाओं में भ्रमण करते हैं उनको क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्जा स्तर KLMN, आपके KLMN आपके क्या है, ये 4 जो है ऊर्जा स्तर बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो भाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति तथा उसकी ऊर्जा की बात की जा रही है, यानी उसकी पोजीशन और एनर्जी की बात की जा रही है, तो किसके द्वारा होती है, क्वांटम संख्या के द्वारा वो पता चलता है, क्वांटम नंबर के द्वारा इसको क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं, या उसके बारे में जानकारी हमें क्वांटम नंबर से मिलती है। किसकी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा के बारे में, यानी उसकी पोजीशन और एनर्जी के बारे में जानकारी कौन देता है, क्वांटम संख्या। नाभिक चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है, क्या कहलाता है। मतलब जो ये पोजीशन बनाई गई है कि जिसकी भाई प्रायिकता अधिक कहलाती है वो क्या कहलाता है, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इज कॉल्ड। तो उसे भाई क्या कहा जाता है, तो नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं, उसको कक्षक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कक्षक हिंदी में आपका हो जाएगा, जबकि उसने क्या किया, ऑर्बिटल ही सीधे दे दिया है, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा, और इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग पास पहुँच जाए। और इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल अमिताभ सर, थैंक यू।